Yes, very, very good morning, students. Yes, screen is coming. Can you see the screen now, students? Yes. Good. We will take the questions from yesterday's homework to discuss first. First, I am taking this homework. ये वाला. Yes. इसमें any doubt, students? 16 to 23. ये पेज पे. ये पेज पे any doubts? No doubts, right? Okay. This one was clear. Then इसी का आगे ALP के ही आगे के कुछ. अच्छा 18th डाउट आया है, ठीक है, उसके बाद करेंगे. इसके अलावा देर इज 30 तक क्वेश्चन थे ना इसमें, उनको भी कॉपी करते थे अगले पेज पे. एटीन 19 20 सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है ना. 18 19 20 सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है. जैसे कि 20 तो मैं नहीं करके बताऊंगा आपको, आसान सा है. जो अंदर की ब्रैकेट की अंदर की चीज़ है उसको यू लेना, ये लॉजिकल बात है वहां पे. 18 19 में से कोई भी एक करके देता हूँ. 18 19 में से कोई भी एक मैं आपको करके दूंगा, whichever you say. आपको एक चीज ध्यान ऑब्जर्व होनी चाहिए, एक चीज ऑब्जर्व होनी चाहिए. मे बी मैं 19th करके देता हूँ. 18th में क्या सब्सटीट्यूट करोगे वो बता देता हूँ. 18 में साइन ऑफ x बाई 3, साइन ऑफ x बाई 3 को यू पुट करेंगे. और 19 में किसको यू पुट करेंगे बताइए. 19 में किसको यू पुट करेंगे? tan को यू पुट करेंगे. tan ऑफ x बाई 2 को यू पुट करेंगे. tan ऑफ x बाई 2 को यू पुट करेंगे तो अब आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कि डेरिवेटिव उसका सेक स्क्वायर ही बाजू में आएगा. देखिए जब हम du बाई डी एक्स करेंगे, जब हम du बाई डी एक्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा लेफ्ट में. tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, लेकिन चेन रूल लगेगा तो x बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ भी बाजू में आ जाएगा. देयरफॉर सेक स्क्वायर x बाई 2 और dx, x की टर्म उसी साइड ला लेते हैं तो इज इक्वल टू क्या बन रहा है 2du. ओके, इट्स बिकमिंग 2du. तो सेक स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू हमें मिल रही है 2du. 2du. तो क्वेश्चन क्या ट्रांसफर हो जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन किसकी पावर 7 हो जाएगी? u की पावर 7, u की पावर 7 और बाजू में 2du. Isn't it an easy question now? With this substitution it has become such a easy question. क्या आएगा आंसर अगली स्टेप में? u पावर 7 का इंटीग्रेशन करेंगे तो u पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c. ओके, सो आंसर इज u पावर 8 बाय 4 प्लस c. u की वैल्यू आप पुट कर देते हैं, u की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 बाय 8 की वैल्यू 1 बाय 4 साइड में आ रही है. u की पावर 8 मतलब tan टू द पावर 8 ऑफ x बाई 2 प्लस सी. एकदम ऐसा ही है 18th क्वेश्चन भी, जैसा अभी हमने 19th किया एकदम वैसा ही 18th है. और 20 21 तो उससे भी आसान है
क्योंकि उसमें तो साइन कॉस भी नहीं है। तो बस ब्रैकेट के अंदर की चीज को आपको यू पुट कर देना है। 20 और 21 में जो ब्रैकेट के अंदर है वो ज्यादा आसानी से दिख रहा है आपको, उसको आप यू पुट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो। जिनका डाउट था एक कोई भी लिख लीजिए ये क्वेश्चन 19th वाला, फिर अगले पेज पे पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इसकी पहली स्टेप है, आपको ये सोचना आना कि किसको यू पुट करेंगे। आपने देखा होगा फिर 18 19 20 21 में किसको यू पुट किया, देखो जिसकी बहुत ज्यादा पावर है, जिसकी ज्यादा पावर है उसको यू पुट कर दिया और बाजू की चीज ही डी यू में बन गई। फिर बाजू में जो आता है वही डी यू में बन जाता है। जैसे साइन को यू पुट किया तो कॉस वाली चीज आपकी डी यू बन जाएगी, टैन को पुट किया तो सेक स्क्वायर वाली चीज डी यू बन गई थी। इस तरीके से 22 में भी एकदम वही, कुछ भी अलग नहीं है। ये चीज थोड़ी डेंजर लग रही है साइन के अंदर, इसको आप यू पुट कर देंगे, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। 24। हाँ चलो 24 में पूछते हैं अपन, ऑडियंस से ही पूछते हैं किस चीज को यू पुट करेंगे बताइए। 24th क्वेश्चन में किस चीज को यू पुट करेंगे बताइए। कॉट वाई को, कुछ लोग बोल रहे रूट कॉट वाई को, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, रूट कॉट वाई को भी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल चलेगा, रूट कॉट वाई को भी पुट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है सिर्फ कॉट वाई को पुट करना भी काफी है और आसान है, क्योंकि उसी का डेरिवेटिव डायरेक्टली देखिए, फिर डी यू बाय डी वाई करेंगे तो सीधा सीधा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई आ रहा है। तो आपको सीधा कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई ये वैल्यू मिल रही है माइनस डी यू करके। तो अगर इतने आसानी से कोई वैल्यू मिल जा रही है डी यू के टर्म्स में, तो वैसा ही करना आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, रूट यू इंटू माइनस डी यू। ठीक है, अब तो हो गया बच्चों वाला क्वेश्चन। यू पावर हाफ डी यू एकदम आसान हो गया अभी। तो यू पावर 3/2 प्लस सी, तो आपका आंसर आ जा रहा है cot y टू द पावर 3/2 प्लस सी। ठीक, चलो जैसे 24 किया वैसे ही 25 कर दोगे तो भी सही है। सेक जेड को यू पुट कर दीजिए, जो चीज रूट के अंदर है उसको यू पुट कर देंगे तो भी चलेगा, उतना इजी हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरे वाले 26 वाले में भी जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है उसको आप यू पुट कीजिए, ब्रैकेट के अंदर की टर्म को यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 27 28 को ज्यादातर बेटर है कि ग्राफ से करें, 28 हमने कल क्लास में कर लिया था यूजिंग ग्राफ, एरिया से फाइंड करने ये इंटीग्रेशन तो चलेगा, है ना। एक तो एरिया से कीजिए या तो डायरेक्टली करेंगे तो भी चलेगा। 27वां क्वेश्चन डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन से करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप करेंगे तो भी चलेगा। यस बेटा, सी एस सी ये यहाँ पे कोसेक के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में यहाँ पे सी एस सी फॉर कोसेक का शॉर्टकट करके यूज किया है उन्होंने। यस, चलो। और 29 30 भी आसान है। 29 30 आर द फ्यू ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, आखिरी 4 क्वेश्चंस जैसे, आखिरी 2 तो स्पेशली आर इजी क्वेश्चंस। तो ये एक्सरसाइज का डिस्कशन होता है। 25वां बेटा दे दिया ना मैंने, क्या सब्सटीट्यूट करना है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दम रहा है, एक स्टेप का क्वेश्चन है। फिर आपका इंटीग्रेशन बन रहा है, ऊपर डी यू की टर्म बन रही है और नीचे रूट यू बन रहा है, मतलब इंटीग्रेशन यू पावर माइनस हाफ डी यू बन रहा है,
मतलब u पावर प्लस हाफ अपॉन हाफ प्लस सी आ गया तो फिनिश्ड हो गया क्वेश्चन। 2√u मतलब 2√6z। इससे आसान सवाल कोई पूछेगा क्या आपको? है कि नहीं? ऊपर सब कैसे डी बन रहा है वो आपको पता है, क्योंकि सेक जेड का डेरिवेटिव ले जाएंगे तो सेक जेड इंटू टैन जेड आता, तो ऊपर की पूरी चीज डी बन गई। तो इतना सिंपल सॉल्यूशन हो गया। प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे, ये स्लाइड पे का लिख लीजिए पहले, जिनको जरूरत है 24-25 की। एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। किसी ने सेक जेड को यू पुट करने के बदले किसी ने रूट सेक जेड को यू पुट किया होगा, तो वैसा भी चलेगा ऑब्वियसली। जैसे ये हमने देख चुके हैं ऑलरेडी कि अलग अलग सब्सटीट्यूशन करके आंसर नहीं बदलेगा। आप सब्सटीट्यूशन करने का तरीका आपका होगा, लेकिन फाइनल आंसर तो एक ही आएगा। तो किसी ने रूट सेक जेड को यू भी पुट किया होगा तो भी आंसर सही आएगा। बेटा डी यू कैसे आया? ये तो आप वापस वही बात होगी तनिष्क की, जब भी सब्सटीट्यूशन करते हैं तो डेरिवेटिव लेते हैं हम उसका इमीडिएटली। तो डी यू बाई डी जेड लेंगे ना, डी यू का डी जेड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेक का डेरिवेटिव तुझे याद है क्या? कि सेक का डेरिवेटिव सेक जेड टैन जेड रहता है। तो बस जेड को शिफ्ट कर दिया, फिर सब जेड की टर्म एक साइड ले ली, तो सेक जेड टैन जेड डी जेड, सेक जेड टैन जेड डी जेड, यही पूरा डी यू हो गया जो कि न्यूमरेटर में अवेलेबल था, सेक जेड टैन जेड डी जेड, यही चीज डी यू बन गई। तो वही चीज डी यू करके लिख लिए। खुश? यस। चलो मेडिकल बुकलेट के क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर एचसीवी के क्वेश्चंस पे जाएंगे। किसकी बाकी है ये स्लाइड? जल्दी लिख लीजिए। चलो नाउ इसमें का कौन सा पूछा था बेटा? सेवेंथ एट्थ पूछा था शायद ना, सेवेंथ एट्थ। मेडिकल का सेवेंथ या एट दोनों में से कोई भी एक बताइए। दोनों सेम ही तो टाइप से है, कोई भी एक करेंगे। दोनों एग्जैक्टली सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, बस कांस्टेंट अलग अलग है ना? मान लो 7 करते हैं, क्योंकि 7 में इंफिनिटी की टर्म आ रही है तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है टू स्टार्ट विथ। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम आर टू इंफिनिटी जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx। चलो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल है ये बताइए मुझे। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे? कौन सा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया हुआ है? एक्स के रिस्पेक्ट में dx है। तो भैया एक्स ही वेरिएबल है, इसका मतलब बाकी लोग कांस्टेंट है यहाँ पे। तो कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं कॉमन, ये हमारी पुरानी आदत है। इजी कर देते हम क्वेश्चन को कांस्टेंट को बाहर लेके। तो क्या बच्चा? इंटीग्रेशन आर टू इंफिनिटी 1/x² को x टू द पावर -2 लिखो, x टू द पावर -2 dx। ठीक है, जी एम एम बाहर रहेगा। x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन बताए, करें इंटीग्रेशन। x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे आएगा? x पावर n के रूल से, x पावर n के रूल से, मतलब x पावर क्या आ जाएगा?
-2 + 1 क्या आएगा, -1/-1। वेरी गुड। इसको कहां से कहां तक लिखेंगे, इसको कहां से कहां तक लिखेंगे, R to ∞, नीचे लोअर आर, ऊपर इंफिनिटी तक लिखेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, GMM। अब GMM अब लिखने के लिए ये यहाँ x की वैल्यू फाइनल पुट करेंगे, माइनस ये इनिशियल पुट करेंगे, नीचे का कांस्टेंट तो वैसा का वैसा रखेंगे। ठीक है। इन्फिनिटी रेस टू -1 लिखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा कि नहीं। Infinity is a very large number, मतलब infinity is actually not a number, infinity is a concept, but infinity means you are approaching a very large number, तो very large number का reciprocal ये negligible होगा, तो ये टर्म आपकी 0 बन गई। ये बात आपको समझना है, ये जो टर्म है आपकी, ये आपको 0 लिखनी है। ठीक है। तो आंसर क्या आया फिर, आंसर आया ये GMM, ऊपर फिर आया -1/r, नीचे भी -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर आया GMM/r। ठीक है। आठवां इससे भी आसान है, क्योंकि आठवें में इंफिनिटी नहीं है कुछ, आठवें में बस आपको R1 R2 ऐसी दो वैल्यूज पुट करनी है इंटीग्रेशन करने के बाद। इट्स इजी क्वेश्चन। नाइन्थ जैसा अगर सवाल पूछ लिया आपको एग्जाम में, तो ये तो चांदी सोना प्लेटिनम गोल्ड सब आपका हो गया, क्योंकि कितना आसान सवाल हो गया। वेरिएबल कौन सा है बच्चों नाइन्थ में, नाइन्थ में वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल खुद है डीवी, राइट, वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो भाई वी डीवी वाले टर्म बाजू में रखेंगे, बाकी कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो कौन बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन वी डीवी, वी डीवी मतलब v⁻1, v⁻1। ठीक है। तो v⁻1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, v²/2, v²/2 होगा। v²/2 की लोअर लिमिट, अच्छा लोअर लिमिट यू, इस बार अपर लिमिट भी v ही है। ठीक है। तो मतलब लिमिट भी कभी कभी वेरिएबल के सिंबल की भी दे सकते हैं, दी है यहाँ पे, तो ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो पता है वेरिएबल कौन है, वेरिएबल तो हमारा v है, तो वेरिएबल v में ही हम फाइनल वैल्यू v पुट कर देंगे, वापस फाइनल वैल्यू v पुट कर देंगे v के जगह पे, माइनस v के जगह पे ही इनिशियल वैल्यू u पुट कर देंगे। ठीक है। तो ये आ गया आंसर बस। बाकी टेंथ मुझे याद आ रहा है हमने क्लास में किया था, किसी ने पूछा था कुछ दिन पहले, तो क्लास में किया हुआ था टेंथ, और 11 12 13 तो टू इजी क्वेश्चंस, राइट, 11 12 13 आर वेरी वेरी सुपर इजी क्वेश्चंस, तो आई एम श्योर उसमें किसी को डाउट नहीं है। एचसीवी के सॉल्व एग्जांपल में किसी को डाउट है क्या बच्चों, एनीथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इन सॉल्व एग्जांपल, यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी सॉल्व एग्जांपल ऑफ एचसीवी, देखिए एक बार। सॉल्व एग्जांपल में डाउट नहीं है। चलो, एचसीवी के अनसॉल्व में का कोई सवाल, अनसॉल्व में का एचसीवी का कोई सवाल, 21 22 23 वगैरह वगैरह, 23 का सी। चलो ठीक है, क्वेश्चन लेता हूं मैं पहले बोर्ड पे। 23 बहुत सुंदर सवाल है, 22 भी एक्चुअली, लेकिन 23 थोड़ा ज्यादा अच्छा सवाल है, तो 23 आपने पूछा है, उसको हम लेते हैं बोर्ड पे। 22 23 सिमिलर टाइप के है, तो 23 अगर आ जाता है आपको, तो 22 और भी आसानी से आ जाएगा। पहले पूरा क्वेश्चन हम बोर्ड पे ले लेते हैं।
ये है पूरा क्वेश्चन। 23rd वन क्या बोल रहे देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, ये क्या है फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। अभी हमें वो सर्किट समझने से कोई लेना देना, हमें बस इक्वेशन करके सॉल्व करना है। क्या इक्वेशन क्या दिया है, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ये कुछ कुछ तो। अच्छा इसमें आई नॉट कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है एंड सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये सब कॉन्स्टेंट्स है। टी टाइम है, टी टाइम है, ठीक है, टी को कांस्टेंट नहीं बोला है बच्चों, देखना ध्यान से, टी को कांस्टेंट नहीं बोला है, तो टी टाइम है। बाकी तीन कांस्टेंट है उनकी वैल्यू दी है, आई नॉट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी है, आर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है, सी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है। सो पूछा है फाइंड द करंट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड फाइंड अप्रोक्सीमेटली द करंट एट दिस मच टाइम। ओके, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, पहले मैं लिख लूं वापस फॉर्मूला जो क्वेश्चन में दिया है, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू दावर माइनस टी बाय आर सी। ये करंट का फॉर्मूला देके रखा हुआ है। अब फर्स्ट सवाल में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द करंट वैल्यू एट टाइम एज 0.3 सेकेंड। तो बच्चों I फाइंड करना है। अच्छा आई नॉट की वैल्यू दी है क्या सवाल में, यस दी है 2.00 एम्पियर, मतलब 2 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, इन टू ई टू दी पावर, ई तो हमें पता है ई क्या होता है, ई टू दावर माइनस टी की वैल्यू देके रखी है हमको, टी की वैल्यू क्या देख रखी है 0.3, 0.3। अच्छा आर सी, आर और सी, आर की वैल्यू पुट करूं मैं ध्यान से, आर की वैल्यू 6 इंटू क्या है बच्चों, 6.00 इंटू 10 टू द पावर क्या है, वो थोड़ा पिक्सल्स फटे हुए दिख रहे हैं, इज इट 10 पावर 6 की 5? जिनके पास हार्ड कॉपी है अच्छे से बताइए, इस सॉफ्ट कॉपी में 10 टू द पावर 6 है ना, चलो 10 टू द पावर 6 है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया, इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 0.5, 0.5 माइक्रो फेराड। ये फराड, ये फेराड जो होता है माइक्रो एफ आपको दिख रहा है, तो फेराड ये कैपेसिटेंस का सी का स्टैंडर्ड यूनिट है, बट माइक्रो लगने की वजह से सबको पता है, माइक्रो प्रीफिक्स मतलब 10 टू द पावर -6 होता है, याद है सबको, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, याद किया है पहले चैप्टर में, तो उसमें माइक्रो जो है वो 10 टू द पावर -6 के लिए होता है, तो 10 टू द पावर +6 और 10 टू द पावर -6 तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट, 10 टू द पावर 0 मतलब वो 1 बन जाएगा। तो अगली स्टेप पे मैं जाऊं, 2 इंटू ई टू द पावर माइनस, ऊपर 0.3 और नीचे क्या है भैया, नीचे क्या है बोलो, नीचे है 6 इंटू हाफ ना, 0.5 मतलब हाफ, तो नीचे 3 बन रहा है, मतलब क्या आएगा, 2 इंटू ई टू द पावर माइनस, 2 इंटू ई टू द पावर -0.1, 2 इंटू ई टू द पावर -0.1, हाँ 10 टू द पावर 5 होगा, मैं करेक्ट है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान से, इसीलिए मैं पूछा, और पिक्सल्स फटे हुए लग रहे हैं, ये 10 टू द पावर 5 है स्टूडेंट्स, ओ हम में इसका मतलब 10 टू द पावर 5 होगा, फिर अबोली एंड शंतनु आर कंफर्मिंग, हाँ, तो 10 टू द पावर 5 ओहम ऐसा दिया हुआ है। अगर ऐसी बात है तो जो मैंने कैंसलेशन किया था वो कैंसलेशन नहीं होगा, 10 की पावर्स का कैंसलेशन नहीं होगा, उनको ध्यान से लिखते हैं वापस, 10 टू द पावर 5, ये 10 टू द पावर 5 है रेजिस्टेंस में, कैपेसिटेंस में तो माइक्रो का -6 आएगा, तो वहां पे भी 10 की पावर नीचे 5 - 6 -1 बनेगी, और उस हिसाब से 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3 तो सीधा सीधा 1 बन रहा है, तो e⁻⁻1 बन रहा है, e⁻⁻1 मतलब 2/e, ओके, 2/e अप्रोक्सीमेटली 2.718, और भी ज्यादा अप्रोक्स लेना है बिना कैलकुलेटर के किसी को करना है तो 2/2.7 इतना अप्रोक्सीमेशन लेके इसको 20/27 कर दीजिए, और 27 का टेबल यूज कर लीजिए बच्चों, और जैसे मैं 27 का टेबल यूज करूँ तो 27 7 जार 11 बचेंगे 4 जार, तो 0.74 के आसपास करंट की वैल्यू है, यूनिट एम्पियर होता है, अप्रोक्स किया है, ठीक है, थोड़ा कम ज्यादा इससे आंसर होगा, हमने अप्रोक्सीमेशन किया है तो थोड़ा कम ज्यादा इससे आंसर हो सकता है। आई बात समझ में, यहां से वैल्यू पुट करनी थी और आंसर
निकालना था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका। सेकेंड क्वेश्चन समझ लो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब क्या? डीआई बाई डी टी फाइंड करना है, समझे क्या? सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड करना है डीआई बाई डी टी, डीआई बाई डी टी एट एट टाइम की वैल्यू 0.3 सेकेंड। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, करंट की वैल्यू मैं पुट करता हूं, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू माइनस ये फॉर्मूला। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप है। देयरफॉर अब मैं डी आई बाई डी टी ले रहा हूं, मतलब मैंने कौन से रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया? टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया। तो राइट साइड में भी टाइम के रिस्पेक्ट में पूरा डेरिवेटिव होगा, आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो इज इक्वल टू आई नॉट तो कॉमन निकल जाएगा स्टूडेंट्स, बचेगा क्या? डी डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी इज इक्वल टू आई नॉट कॉमन था। बताइए ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी का डेरिवेटिव क्या आएगा? ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी का ई टू द पावर एनीथिंग का डेरिवेटिव पहले वो खुद ही आता है, ये हम जानते हैं। ई टू द पावर एनीथिंग का डेरिवेटिव वो खुद ही आता है, लेकिन यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल के हिसाब से इनटू किससे मल्टीप्लाई होगा? पावर में जो चीज है उसका डेरिवेटिव, माइनस टी बाय आर सी। माइनस टी बाय आरसी का डेरिवेटिव क्या होगा? टी का तो डेरिवेटिव वन होता है, टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी वन होता है, तो टी के बाजू में जो कांस्टेंट है माइनस वन अपॉन आर सी, वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। माइनस वन अपॉन आर सी, ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। आई बात समझ में यहां तक? ये स्टेप समझ में है यहां तक? दिस चेन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेरिवेटिव लिया है बराबर से, ध्यान से चेन रूल लगा के। अब खुशी की बात है कि आगे का जवाब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आधा आधे इसको कैलकुलेशन जो करना है, तो पहले आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, इसका जवाब एट टाइम की वैल्यू 0.3 सेकेंड पुट करके हम ऑलरेडी निकाल चुके, अप्रोक्सीमेटली 0.74 निकाल चुके हैं कि नहीं? निकाल चुके हैं। इनटू अब ये वैल्यू बस हमें पुट करनी है, माइनस वन अपॉन आर सी। आर सी आपका ध्यान होगा, आर सी चीज क्या है देखिए। आर सी को अगर मैं ग्रीन कलर में लिखूं तो भाई ये आर सी हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड किया ये चीज। तो ये चीज भी 0.3 बन गई थी, 3 इंटू टेन टू द पावर माइनस वन, मतलब ये चीज भी 0.3 बन गई थी। तो माइनस वन अपॉन 0.3, तो मतलब आंसर क्या आ रहा है? माइनस 74/30। मतलब क्या आ रहा है? माइनस दो दो से और डिवाइड कर दे क्या बच्चों? -37/15, या तो तीन से वहीं पे डिवाइड कर लेते, तो तीन से डिवाइड करके एक जीरो शिफ्ट कर दीजिए। तो माइनस क्या आएगा? 2 से एक जीरो शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.26 नहीं 25 नहीं 24, 246 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये आंसर आ गया मेरा डेसिमल में। ऑब्वियसली अप्रॉक्स है, सब कुछ हमने अप्रॉक्स से स्टार्ट किया है, तो ये अप्रॉक्स है। अब बस यूनिट ध्यान से देना है स्टूडेंट्स। यूनिट क्या होगा कोई बताएगा मुझे? डी आई बाई डी टी है ये, डी आई बाई डी टी है, तो यूनिट क्या होगा? करंट अपॉन टाइम, करंट अपॉन टाइम, तो यूनिट क्या दूं बताइए? यूनिट क्या होना चाहिए? करंट डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या होना चाहिए? एम्पियर पर सेकेंड, करेक्ट, एम्पियर पर सेकेंड, परफेक्ट। ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड। चलो लिख लीजिए इतना, पहले दो सब क्वेश्चन लिख लीजिए जिनको लिखना है, फिर तीसरा बताता हूं। नोटेड, मैंने कोई कैलकुलेटर नहीं यूज किया, ठीक है अभी तक। अच्छा, उन्होंने जवाब ई के टर्म्स में दिया है स्टूडेंट्स, अभी मैं एनसीआर ये देख रहा हूँ इसमें, तो उन्होंने तो जवाब ई के टर्म्स में दिया हुआ है। तो बाप रे, बहुत ही आसान है। तो रुक जाइए बच्चों, रुक जाइए, मैं कुछ चीज इरेज कर दूंगा, है ना। पॉइंट वॉइंट में निकालने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है एच सी वर्मा बुक ने। उन्होंने आंसर को ई में ही रखा है, तो भैया टेंशन ही नहीं है। 2/E इतना एम्पियर में आंसर आएगा,
और अगले वाले का भी आंसर अगर मुझे बस ई के ही टर्म्स में निकालना है तो यहाँ पे भी मैं पॉइंट पॉइंट में लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2/e पुट करेंगे तो फिर अपना आंसर पॉइंट में निकालने की जरूरत ही नहीं है। जैसा मैंने किया था पॉइंट में उसकी जरूरत नहीं है, तो -20/3e, -20/3e एम्पियर पर सेकेंड। और भी आसान कर दिया उन्होंने, ई की वैल्यू पुट ही नहीं करनी है हमें। सेकेंड लास्ट स्टेप का सेकेंड पार्ट नहीं समझ आया, सेकेंड लास्ट स्टेप का सेकेंड पार्ट नहीं समझ आया। ओके। तेजस्विनी कदम, आसान तरीके से मैं तुम्हें साइड में समझाता हूँ, जस्ट मेरे सवाल का जवाब दो। डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है तेजस्विनी बताओ। e टू द पावर x का डेरिवेटिव बताओ। सिर्फ तेजस्विनी आंसर देगी, बाकी कोई नहीं आंसर देगा। तेजस्विनी विल टाइप, वेरी गुड। e टू द पावर x। एंड तेजस्विनी अगले सवाल का जवाब बताओ। मान लो डेरिवेटिव मैंने पूछा e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3x, इसका जवाब बताओ। e टू द पावर 3x के डेरिवेटिव का जवाब बताओ। नहीं, तुमने गड़बड़ कर दी। इंटीग्रेशन नहीं है ना बेटा, ये डेरिवेटिव है, तुमने इंटीग्रेशन का आंसर बताया। इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, बाय 3 होता है। डेरिवेटिव में क्या होगा, एक बार करेक्ट करके आप फिर से एक बार आंसर दो, आप ही दो आंसर। और एक बार आंसर दो, डोंट वरी। गलती होती है, गलती से ही सीखते हैं, कोई टेंशन नहीं। जैसे इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है वैसे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, ये आप भूल गए, इसीलिए आपको ये स्टेप नहीं समझ आई। डेरिवेटिव में चेन रूल से मल्टीप्लाई होता है, आंसर आएगा ट्रिपल ऑफ 3 टू द पावर EX, चेन रूल से। ठीक है, ट्रिपल ऑफ 3 टू द पावर EX। इज इट ओके तेजस्विनी? ये कैसे मैंने समझाया था आपको याद दिला दूं। x के बाजू में 3 रहता है, तो हमने बोला था कि x के साथ हादसा क्या हुआ, पहले 3x हुआ, फिर e की पावर ली, तो हमने e की पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे, e की पावर, और बाद में मल्टीप्लाई नहीं क्या करेंगे 3x के डेरिवेटिव से। 3x के डेरिवेटिव मतलब 3x का डेरिवेटिव 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होता था। अब याद आया? करेक्ट, वही यही चीज है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में, ये कॉमन कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पे डेरिवेटिव था ना, यहाँ पे डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव था तो वो चीज, बाजू की चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। वैसे ही इस क्वेश्चन में टी के बाजू में क्या था, टी के बाजू में क्या था, टी के बाजू में था -1/RC, तो सीधी सीधी वो चीज मल्टीप्लाई हो गई -1/RC। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर नाउ? यस, गुड, नाइस। चलो
अब तीसरा सवाल इज टफेस्ट क्वेश्चन। तीसरा सवाल इज टफेस्ट। इसके लिए कल जो मैंने सॉल्व एग्जांपल इसके पढ़ने को कुछ दिए थे आपको, उसमें से किसी चीज की आपको हेल्प हो जाने वाली है। कोई तो सॉल्व एग्जांपल, मेरे ख्याल से पहला ही सॉल्व एग्जांपल था कल के, इसमें से जो भी था, आपको सॉल्व एग्जांपल में डाउट नहीं आया, मतलब आपने सभी सॉल्व एग्जांपल पढ़े हैं, समझे हैं। तो ऑल आई एम डूइंग इज आई एम कॉपिंग दिस क्वेश्चन पार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज, एंड कुछ फॉर्मूले में वापस लिख रहा हूं इसके। सबसे पहला फॉर्मूला I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू दावर माइनस टी बाय आर सी, ये फॉर्मूला क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। और उसके आगे हमने एक फॉर्मूला निकाला डेरिवेटिव लेके, डी आई बाई डी टी का फॉर्मूला हमने निकाला, आई नॉट आया इंटू ई टू दावर माइनस टी बाय आर सी आया, इंटू चेन रूल के हिसाब से टी का डेरिवेटिव माइनस, ये इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन आर सी, ऐसा आ गया था। करेक्ट। इस स्टेप तक हम पिछले ही क्वेश्चन में आ चुके थे, ए और बी क्वेश्चन में ही हम इस स्टेप तक आ चुके थे। अब देयरफॉर कैन आई राइट लाइक दिस, डी आई की टर्म एक साइड रख दू और डी टी की टर्म उसके साइड भेज दिया। ये सब वैसा का वैसा, और dt की टर्म उस साइड भेज दी, dt की टर्म उस साइड भेज दी। अब आपको सॉल्व एग्जांपल से याद होगा कि ऐसी को अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, डी आई का डेल्टा आई लिख के और डी टी को डेल्टा टी लिख के अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, और बाकी चीज एज इट इज, ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी इंटू -1 अपॉन आर सी, बाकी चीज एज इट इज। ये सुपरस्टार स्टेप है, ये आपने सॉल्व एग्जांपल में देखी है कि जब हमें अप्रोक्सीमेशन करना होता है तो डेरिवेटिव लेके डी आई बाई डी टी अगर लिया है तो डी आई डी टी लिख के डी आई को अप्रोक्सीमेट आप कर दोगे डेल्टा आई, और डी टी को डेल्टा टी लेके आप अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ये स्टेप आपने सॉल्व एग्जांपल से पढ़ी। अब इस सवाल में ध्यान से देखना है आपको कि कहा कौन सी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर था ए, बी और सी। ए क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ था 0.3 सेकेंड, टाइम दिया हुआ था 0.3 सेकेंड, तब हमने करंट की वैल्यू निकाली थी, तब हमने करंट की वैल्यू निकाली हुई थी। और तीसरे क्वेश्चन में हमको टाइम दे रहे हो 0.31 सेकेंड, 0.31 सेकेंड। तो क्या मुझे आप इन दोनों का डेल्टा टी बता सकते हो कि कितना टाइम चेंज एक्स्ट्रा कर दिया? डेल्टा टी कितना है स्टूडेंट्स? डेल्टा टी इज एक्स्ट्रा टाइम, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मींस चेंज, तो 0.3 माइनस 0.3, तो कितना आ रहा है ये टाइम? 0.01 सेकेंड, ये टाइम आ रहा है 0.01 सेकेंड। ठीक है, चलो अब यहां पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा, देयरफॉर डेल्टा आई, अच्छा एक मिनट और एक बात रुक जाइए, और एक बार रुक जाइए। डेल्टा आई को हमने क्या लिखना चाहिए? डेल्टा आई को क्या लिखना चाहिए स्टूडेंट्स, ये भी बता दीजिए। डेल्टा आई को क्या लिखना चाहिए? डेल्टा आई मतलब चेंज इन करंट, मतलब फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, बराबर। अब फाइनल करंट हमें पता ही नहीं है, वो तो निकालना है इस सवाल में। फाइनल करंट जो है इस टाइम का वो हमें निकालना है, तो डेल्टा आई विल बी फाइनल करंट आई माइनस इनिशियल करंट। इनिशियल करंट कौन सा था? इनिशियल करंट पहले सवाल का करंट था। पहले सवाल का जवाब क्या आया था? पहले सवाल का जवाब अपना क्या आया था? जाता हूं मैं पहले पेज पे, 2/E आया था। तो पहले सवाल का जवाब आया था 2/E। ये बात समझी क्या? बताइए स्टूडेंट्स। जैसे कि ये था टाइम फाइनल मतलब नए क्वेश्चन का, माइनस इनिशियल मतलब पहले क्वेश्चन का, तो वैसे ही ये है फाइनल मतलब नए क्वेश्चन का, मतलब और ये है इनिशियल मतलब पहले क्वेश्चन का। आई बात समझ में? यस। चलो अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर मस्त से आ जाएगा। डेल्टा देयरफॉर I माइनस डेल्टा आई इज फाइनल माइनस इनिशियल 2/E इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आई थिंक मैंने येलो कलर यूज कर लेना चाहिए,
या ग्रीन कलर चेंज करते हैं, कलर को चेंज करते हैं, ये सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप आ रही है, वैल्यू पुट करनी है एक्चुअली अब। तो I माइनस 2/e इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये सब हम कैलकुलेशन कर चुके सेकेंड क्वेश्चन में, ये कैलकुलेशन हम कहा कर चुके सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके क्या आया था, वापस जाते हैं, 20/3 -20/3e, -20/3e, ये आया था इसका जवाब। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी हम अभी अभी लिखे हैं, बाजू में लिखा हुआ है हमने कि डेल्टा टी आया है 0.01। बस यहाँ पे केयरफुली कैलकुलेशंस कर लेते हैं। therefore I is approximately equal to, ये चीज मैं दूसरे साइड शिफ्ट कर दूंगा, क्या मैं 1/e सब में से कॉमन ले लूं, बेसिकली 2/e ही कॉमन ले लूं, 2/e कॉमन ले लूं, 2/e कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस, यहाँ बचेगा 2/e कॉमन ले लिया तो बचेगा 10 इंटू ये तो 0.1/3, 0.1/3। तो ये क्या आएगा देखते हैं, 2/e क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर, तो 3 माइनस 0.1 आएगा 2.9, 2.9 डिवाइडेड बाय 3, मतलब क्या आया 2.9 का डबल 5.8 डिवाइडेड बाय 3e। आंसर का यूनिट क्या आएगा, एम्पियर, बिकॉज करंट पूछा है तो ये एम्पियर आएगा। दिस विल बी आवर आंसर। सुपर मस्त क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन था ये, जरूर टफ क्वेश्चन है, बट अगर आपने सॉल्व एग्जांपल पढ़ा हुआ था तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो रसिया को क्लियर है, गुड। और किस किस ने मुझे ये सवाल पूछा था स्पेसिफिक, उन स्टूडेंट से मैं जानना चाहूंगा कि इज दिस क्लियर, सी क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा था किसी ने, किसे 23 का सी बताइए ऐसा करके पूछा हुआ था, वो स्टूडेंट्स आई होप इज इट्स क्लियर। आर्या, आर्या हैड आल्सो आस्क्ड दिस 23 का सी करके अलग से, और बाकी बहुत लोगों ने 23, प्रतीक ने वगैरह, बाकी सब लोग 23 वालों, इज इट ओके, क्लियर स्टूडेंट? यस, ठीक, गुड। चलो, एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एच सी वर्मा से कोई और क्वेश्चन? 25th, ओके। ये सबका लिखना हो चुका है बच्चों, कैन आई गो टू नेक्स्ट पेज? ठीक है, थोड़ा सा आधा मिनट रुक जाते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 25th सवाल पूछे, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, अगर किसी को साइन एक्स का ग्राफ पता है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी बात है,
अगर साइन एक्स का ग्राफ पता नहीं है तो भी यहाँ पे कुछ वैसे बिगड़ने वाला नहीं था आपको। साइन एक्स का ग्राफ वैसे आता है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 आ जाती है, मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की 1 आती है। दिस कम्स एट 90 डिग्रीज वाला एंगल, 90 डिग्रीज मतलब पाई बाय 2, और 180 डिग्री के साइन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपको ये 3 स्पेशल पॉइंट पता होंगे, और इसके आगे वैल्यू -1 आ जाती है और उसके आगे वैल्यू वापस 0 आ जाती है। आपको ये एंगल्स पता है, इतनी वैल्यूज, तो आपको ग्राफ ये आप गेस, प्रेडिक्ट, अप्रॉक्स कर सकते हो। मैथ्स वालों ने कल ही पढ़ा है, मोहनलाल सर बोल रहे, तो रिसेंटली पढ़ा है मैथ्स वालों ने, राइट। और मेडिकल स्टूडेंट्स भी यू कैन रियलाइज कि अप्रोक्सीमेटली ये शेप होगा। इवन इफ अगर आप ये शेप नहीं गेस कर पाते तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं सबको पता है, स्कूल में किया है, वैल्यूज कोऑर्डिनेट वैल्यूज लेके। तो मैंने यहाँ पे देखो कौन से लिए 0,0, 90 डिग्री वाला ,1 है ना, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिए उनको जोड़ दिया। और भी ज्यादा पॉइंट्स आप जोड़ोगे तो आपको प्रिसाइजली ये ग्राफ समझ में आएगा। लेकिन ये सवाल और भी आसान है, इसमें आप ग्राफ नहीं भी कर सके तो इतना समझना है कि एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू पाई है ना, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू पाई, इसके बीच में का ये एरिया एनक्लोज बाय द कर्व विद द एक्स एक्सिस बोला है। तो एक्स एक्सिस ये है और ये एरिया, मतलब हमें ये एरिया पूछा हुआ है। दिस इज द एरिया विच वी आर आस्क्ड। तो हमारे कल के थ्योरी के हिसाब से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की थ्योरी के हिसाब से, क्या ये एरिया को ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम 0 टू पाई, जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है, इट विल बी इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम 0 टू पाई। मानते हैं स्टूडेंट्स? करेक्ट, कल की थ्योरी थी, या a और b की वैल्यू 0 टू पाई हो रही है। तो तो अब y की वैल्यू सवाल में दी है, y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या दिया है, y की वैल्यू दी है sin x, तो इट इज sin x dx फ्रॉम 0 टू पाई। बताइए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस कॉस एक्स होता। तो माइनस कॉस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 0 से पाई तक। कंफ्यूजन हो रहा होगा तो माइनस साइन बाहर ले लीजिए और बाद में कॉस एक्स की वैल्यू, फाइनल वैल्यू पुट कीजिए, माइनस इनिशियल वैल्यू पुट कीजिए। भूलना नहीं, पाई रेडियन मतलब ऑलवेज 180 डिग्री होता है, तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 है, और कॉस 0 की वैल्यू +1 है। तो यू आर गेटिंग द आंसर इजीली। पाई फाइनल होगा बेटा, करेक्ट। तो पाई फाइनली पुट किया ना, फाइनल माइनस इनिशियली तो किया, फाइनल माइनस इनिशियली तो किया, बराबर है। पाई फाइनल है, 0 इनिशियल है, पाई फाइनल है, करेक्ट। ये माइनस साइन तो ये वाली ले ली है एज इट इज बाहर, बाकी cos x में मैंने फाइनल वैल्यू पुट करी, माइनस इनिशियल वैल्यू पुट करी, ठीक है। नीचे पाया आएगा ना इंटीग्रेशन में, ओए 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 कुछ भी कुछ भी बेटा। क्या कंफ्यूजन हुआ, क्या कंफ्यूजन हुआ इसका समझे क्या आप? बेटा पाई नीचे कब आएगा, अगर इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स डीएक्स होता तो इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स डीएक्स होता तो माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई आता था, समझे क्या, है ना। यहाँ सिर्फ इंटीग्रेशन साइन एक्स है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन साइन एक्स तो सिर्फ माइनस कॉस एक्स है ना। समझे क्या, कांस्टेंट कांस्टेंट डिवाइड कब होता है, जब वो एक्स के साथ आता है तब ना, ए एक्स प्लस बी जैसा एक्स के साथ आता है तो डिवाइड होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट। साइन 2x आता तो बाय 2 आता, साइन 3x आता तो बाय 3 आता, यहाँ सिर्फ साइन x था बेटा इंटीग्रेशन में, है कि नहीं। जीरो की जगह पे क्यों भाई, कॉस 0 क्या 1 नहीं होता है क्या?
फाइनल एक्स की वैल्यू पाई होगी और इनिशियल एक्स की वैल्यू 0 होगी। वे क्यों परेशान कर रहे हो? एक्स की वैल्यू फाइनल पाई पुट करी, माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू 0 पुट करी और कॉस की वैल्यूज रख दी। तुझे कौन से स्टेप से तकलीफ है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। एरिया विल बी पॉजिटिव बेटा। फाइनल आंसर देख क्या आया है। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया? पॉजिटिव आया। क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि एरिया ऊपर था, 0 से पाई तक का एरिया ऊपर था, तो आंसर पॉजिटिव आना ही एक्सपेक्टेड था और पॉजिटिव ही आया। ये सुनो, 0 टू पाई तक का एरिया ऊपर है एक्स एक्सिस के, एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आया है। इनिशियल फाइनल में कंफ्यूजन था क्या कांडेकर को? बेटा क्लियर है क्या अब? फाइनल का पाई, इनिशियल का 0, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ चलो ठीक है, खुश। आगे एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? 25, 26, 29, दीज थिंग्स आर क्लियर? बाकी 29th में क्या है? 29th में क्या है? 29th में है dy बाई डी एक्स दे के रखा है और पूछा क्या है? y फाइंड करने का बोला है। चलो, इसे मैथमेटिकल टर्म्स में कहते हैं सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसे अभी के लिए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या कहूंगा, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया, मैं कहूंगा वेरिएबल सेपरेट कर, y की टर्म्स एक साइड कर दीजिए, x की टर्म्स एक साइड कर दीजिए। तो y की टर्म एक साइड, x की टर्म्स एक साइड, चलेगा? वेरिएबल सेपरेट कर दिया, y एक साइड कर दिया, x अलग साइड कर दिया, ठीक है। अब dy dx की टर्म्स दिख रही है, तो क्या मैं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड का? इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सब, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन क्या आएगा? dy मतलब सिर्फ 1 dy है, 1 dy, 1 dy मतलब क्या आएगा? सिर्फ y लिख दो और यहाँ पे क्या, x³ बाई 3। कांस्टेंट हर टर्म में लिखने की जरूरत नहीं होती, लेफ्ट में भी कांस्टेंट लिख रहे हैं, राइट में भी कांस्टेंट लिख रहे हैं, ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी एक साइड पे आपको कांस्टेंट लिखना है। याद रखना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, प्लस माइनस करके बहुत सारी टर्म रही तो हर बार अलग 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 कांस्टेंट नहीं लिखना, पूरा सॉल्व करने के बाद एक साइड में कहीं तो कांस्टेंट लिख देना। दैट इज द आंसर, y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, लेफ्ट साइड समझी ना, 1 लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 है, dy के बाजू में क्या है, कुछ नहीं, मतलब सिर्फ 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो वेरिएबल है खुद। अगर dx से होता तो x आंसर आता, dy से है तो y आंसर है लेफ्ट साइड के इंटीग्रेशन। चलो, ऑल राइट। 26 भी देखना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द दिस कर्व एंड दिस। ऐसा एक इंटीग्रेशन हमने क्लास में किया हुआ था, किसी ने तो मुझे पूछा हुआ था, तो ऐसा एक इंटीग्रेशन क्लास में हमने किया हुआ था। एग्जैक्टली अगर किसी को ग्राफ समझ नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन 26 ये है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्वेश्चन मजेदार है, इसको मैं बैकग्राउंड ग्राफ का ही कर लेते हैं अभी, इसके लिए ग्राफ का बैकग्राउंड कर लेते हैं। देखो, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे आएगा? e टू द पावर माइनस एक्स का भी, किसी भी चीज का आपको ग्राफ निकालना है ना, तो कुछ थोड़े से पॉइंट्स लेके देखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ थोड़े से पॉइंट्स लेके देखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करूँ, तो अगर फॉर्मूला में 0 पुट करूँ तो क्या आप
जैसे x की वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो y की वैल्यू मतलब e टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा एक टेबल बना लीजिए। x की वैल्यू 0 पुट करूं तो e टू द पावर माइनस 0, आपका आंसर 1 आएगा। x की वैल्यू 1 पुट करूं तो आंसर 1 अपॉन e आएगा, है ना। x की वैल्यू -1 पुट करूं तो आंसर आपका प्लस e आएगा। ऐसे इस तरीके से आपको कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पे रख के, कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पे रख के ग्राफ का शेप कैसे आ सकता है ये आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ वैल्यूज, जैसे कि ये 1 लेते हैं, ये 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 ई की वैल्यू सब लोग जानते हैं, ई की वैल्यू 2.7 के आसपास होती है, कुछ 2.7। तो -1 पे 2.7 वैल्यू आ रही है, 1 पे वैल्यू 0 आ रही है। तो रेड कलर से मैं आपको दो स्पेशल पॉइंट दिखा दूं। और 1/e की वैल्यू तो एकदम 0 पॉइंट समथिंग में होगी। तो ये वैल्यू और भी, तो ये मैंने 3 रेड कलर के डॉट दिखाया। आप और डॉट्स प्लॉट करेंगे ना स्टूडेंट्स, और डॉट्स अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको पता चलते जाएगा कि ये ग्राफ ऐसे ऐसे ऊपर, जहाँ पे ऊपर ऊपर जाएगा और यहाँ पे नीचे नीचे आएगा। तो एक्चुअली आपका ग्राफ अगर मैं रेड कलर से निकाल रहा हूँ डॉट 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 करके, तो आपका ग्राफ ऐसे 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 आएगा। ये आपका ग्राफ आएगा एकदम 0 के पास, वेरी स्मॉल स्मॉल वैल्यूज आपकी इसकी आते जाती है। तो सवाल ने हमें कौन सा एरिया पूछा है, ध्यान से देखिए, सवाल ने हमें एरिया कौन सा पूछा है। एरिया इसके अंडर का, ये ग्राफ का, रेड कलर का ग्राफ, रेड कलर का ग्राफ, देन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, वाई एक्सिस, रेड कलर एक्स एक्सिस, क्या ये एरिया पूछा है हमको? ये एरिया पूछा हुआ है। ये जो येलो कलर से मैं शेड कर रहा हूं, ये एरिया हमको पूछा गया है। ये एरिया कहां तक चलते जाएगा? ये चलते ही जाएगा, छोटा छोटा होगा, आप जूम करके देखेंगे तो ये चलते ही जाएगा। तो इससे आपको समझना है कि हमें जो पूछा हुआ है वो आंसर, वो आंसर जो है वो किस चीज का है। इंटीग्रेशन ऑफ y dx कहां से कहां तक, लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहां से कहां होगी बताइए। लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहां से कहां होगी बताइए। वेरी गुड। जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। क्योंकि आप एरिया देखिए, इंटीग्रेशन क्यों किया, इंटीग्रेशन क्यों किया? क्योंकि एरिया बोला हुआ है। हम जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया निकालना रहा, एरिया अंडर द कर्व ये इंटीग्रेशन से करते हैं। एरिया अंडर द कर्व कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन से करते हैं। पिछले सवाल में इंटीग्रेशन क्यों किया? क्योंकि डीवाई डीएक्स की टर्म थी, जहां डीवाई डीएक्स है तो फंक्शन निकालना रहा तो जरूर इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। इस सवाल में इंटीग्रेशन इसलिए करेंगे क्योंकि एरिया निकालना है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज नेक्स्ट y की वैल्यू e टू द पावर माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अगर जगह खत्म हो गई है तो मैं उसको लेफ्ट साइड में कर लेता हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हम जगह बना के कर लेते हैं। इसी सवाल का कंटिन्यूएशन, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर एनीथिंग का इंटीग्रेशन वही होना चाहिए खुद, लेकिन x के बाजू में जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। 2x होता तो 2 से डिवाइड होता था, यहाँ -1 है तो -1 से डिवाइड हो गया। रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। वही बात आगे घुमा फिरा के फाइनल वैल्यू पुट करो माइनस इनिशियल वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये चीज क्या बन रही है, 1/e⁻⁻⁰ -1 अपॉन e टू द पावर 0 होल डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। e टू द पावर इंफिनिटी विल बी अ वेरी लार्ज वैल्यू स्टूडेंट्स, e टू द पावर इंफिनिटी वेरी लार्ज, तो उसका रेसिप्रोकल ये टर्म 0 हो जाएगी, आपको समझना है। तो आंसर आएगा 0 -1 अपॉन क्या सब सही लिखा है मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल। एरिया नेगेटिव क्यों आ रहा है भाई, एरिया तो पॉजिटिव आना चाहिए था यहाँ पे। बेटा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ना, जीरो कैसा है, तो कमेंट का जवाब इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू इंफिनिटी। तो फाइनल वैल्यू पहले पुट करते हैं माइनस, बाद में इसी चीज में इनिशियल वैल्यू 0 पुट करते हैं।
हाँ तो माई पॉजिटिव तो आंसर आ रहा है, -1 अपॉन -1 दैट इज +1 आंसर आ रहा है। तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए क्योंकि ग्राफ जो एक्स एक्सिस के ऊपर था, तो आंसर आ रहा है 1। बिल्कुल सही आ रहा है ना? करेक्ट। How will be the test paper? Easy or hard? How is the test paper? Is it easy or hard? Test paper is very nice, interesting. I can say it is very interesting. Certainly ऐसे बहुत ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ये जो पेज पे अभी है ऐसे टफ क्वेश्चन, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। बट हाँ, इस बार फुल मार्क्स मिलाना अगेन फिजिक्स में भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेट अस सी। फिर भी पिछली बार नीट में 171 एंड जेई में 100 हाईएस्ट आ गया था। इस बार अगर सच्ची कोई लोग जेई में 90 के ऊपर और नीट में भी 160-70 के तक जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। कि ऐसा नहीं कि पिछली बार जैसा ही पेपर है, नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी, इट्स अ नाइस पेपर। अब बस सिलेबस थोड़ा बढ़ गया है तो देखते हैं क्या आपको इस बार भी अच्छे मार्क्स मिलाने में ज्यादा चैलेंज आता है कि नहीं। सो लेट अस सी। It's nice. Some questions will be tricky, some question will be very easy and some questions will be tricky. तो चेक करने के लिए कि कौन अच्छे से पढ़ाई किया है, तो some questions will be tricky students for sure. ठीक है, चलो, बहुत टफ नहीं है बट नाइस पेपर। करेंगे डिस्कस अगले हफ्ते, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव अ फैंटास्टिक टेस्ट एक्सपीरियंस। चलो, बाय स्टूडेंट्स। आफ्टरनून में नहीं है क्या? आफ्टरनून सेशन तो बच्चों ज़रूरत नहीं है, हम बात करेंगे 1 बजे के बाद, अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं ले सकता हूँ, बट एज सच इन जनरल नहीं है, कॉमन सेशन तो नहीं है, सबके लिए तो नहीं है। चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।